इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर आप सभी का स्वागत है। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 10 पार्ट 1 को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में मौलिक कथा का अवदान उदाहरण सहित हम लोग को बताना है। तो शुरू करते हैं। इतिहास के अनेक स्रोतों में मौखिक कथाओं का महत्व अधिक है क्योंकि ये एक समाज के वैचारिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं और मौखिक कथाओं के माध्यम से कहानियाँ व कहावतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती जाती हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, भारतीय परंपरा में मौजूद पौराणिक कथाएं कहानियों के माध्यम से आज भी जीवित हैं, जिनका अधिकतर लिखित साक्ष्य नहीं भी हो सकता है। ये समाज में नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों और धर्म सम्मत आचरण को बढ़ावा देते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या कुछ ऐड भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट्स नहीं किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत कमेंट कर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है क का, उसमें बोला गया है कि बंगाल का नवजागरण कलकत्ता शहर को केंद्रित करके रहा, इस वाक्य का विश्लेषण करो। तो देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिकता और जागरूकता सबसे पहले और सबसे अधिक बंगाल में शुरू हुई। बंगाल का नवजागरण 19वीं सदी बंगाल के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक परिवर्तन से संबंध रखता है या प्रकट किया। यह मुख्यतः कलकत्ता शहर को केंद्रित करके रहा। इसके कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, जिसको देखिए, उतारिए। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है भले ही, किंतु काफ़ी सारे पॉइंट्स को इसमें डालना जरूरी था, इसीलिए डाला गया। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए, कलकत्ता में ही सर्वप्रथम यूरोपीय पद्धति पर आधारित स्कूल स्थापित हुए। शहरी उच्च वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर आधारित संस्थानों को स्थापित और विकसित किया, जैसे हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि। दूसरा पॉइंट देखिए, आधुनिक अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि सब कलकत्ता से प्रकाशित होती थीं। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था शिक्षा या वेस्टर्न कल्चर या नव जागरण के लिए नए सोच को पनपाने का। तीसरा पॉइंट को देखते हैं, कुछ मिशनरियों ने कलकत्ता में नव चेतना को बढ़ाने में भी मदद किया। या आप जानते होंगे, मिशनरीज, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो या दूसरे मिशनरीज हो, सभी ने कलकत्ता में नव चेतना को बढ़ाने में मदद किया। चौथा पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय, डेरिजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, मधुसूदन दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वानों का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से कलकत्ता ही था। फलतः इनके कारण बंगाल के नवजागरण को बल मिला भी। ये नवजागरण के सूत्रधार थे। इन्होंने ही सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर क का 2 नंबर को ख़त्म कर लीजिए, सही से लिख लीजिए, थोड़ा चाहे तो छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, उसमें बोला को चुआड़ आंदोलन कहना किस प्रकार भूल होगा या भूल है। तो देखिए, चुआड़ विद्रोह को चुआड़ आंदोलन कहना भूल है। चुआड़ जाति के लोग मिदनापुर जिले के अंतर्गत उत्तर पश्चिम स्थित जंगल महल नामक अंचल में निवास करते थे। वे जमींदारों के यहाँ पाइक या सुरक्षा वाहिनी के रूप में काम करते थे, तो उन्हें पाइक कहा जाता था। जो काम करते थे उन्हें के रूप में काम करते थे और वेतन के रूप में उन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों पर लगान की मात्रा वृद्धि कर देने से पाइक क्षुब्ध हो गए। क्यों क्षुब्ध हो गए? क्योंकि वो जिन जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने जो सहूलियत देना होता था पाइकों को, वो देना कम कर दिया या बंद कर दिया, जिसके कारण से पाइक पर भी असर पड़ा। ठीक है, उन्होंने जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। 1768 टू 1769 से 1799 तक लगभग 30 वर्षों तक यह विद्रोह चलता रहा।
सर्वप्रथम धलमूड़गढ़ के राजा जगन्नाथ सिंह ने विद्रोह किया और प्राय 50,000 चुवाड़ों ने इस विद्रोह में भाग लिया, इनकी मदद किया। इस तरह से विद्रोह चलता रहा। इन्होंने आत्मविश्वास की नीति अपनाई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि चुवाड़ आंदोलन कहना गलत होगा। यह वास्तव में क्या था? एक विद्रोह था, आंदोलन कतई नहीं था। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 10 पार्ट 1। तो ख नंबर में दिया गया है भारत का मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करना है और उनका नाम लिखना है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन मैप, और इस मैप में साइड में इंडेक्स दिया गया है। इन्हीं 5 नामों को दिया गया है, देख लीजिए इस साइड में। संथाल विद्रोह क्षेत्र, फराजी आंदोलन का केंद्र, कोल विद्रोह क्षेत्र, मुंडा विद्रोह का अंचल, सन्यासी फकीर विद्रोह का क्षेत्र। 1 2 3 4 5 करके लिखा गया है। हम लोग इसी तरह से इन नंबर्स को यहाँ पे बैठा देंगे, इसीलिए इंडेक्स यहाँ पे लिख लेना होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे संथाल विद्रोह का क्षेत्र, फिर यह जगह हो गया फराजी आंदोलन का केंद्र, यहाँ पर हो गया कोल विद्रोह का, यहाँ पर हो गया मुंडा विद्रोह का, और ये हो गया सन्यासी फकीर विद्रोह का क्षेत्र। तो इस तरह से आप बना लीजिए, पॉइंटिंग कर लीजिए। मैप पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में, इसको सही तरह से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ग की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह हम लोगों को एनकरेजमेंट देता है, साहस देता है कि और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ग नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास टेबल है, सामयिक पत्र या संवाद पत्र या साहित्य दिया हुआ है, और यहाँ पर हिंदी वर्जन में सचिव दिया गया है। सचिव तो होगा नहीं, संपादक होगा, इसको सुधार दीजिएगा। इंग्लिश में एडिटर बोलते हैं। समय काल दिया है, समय या काल बताना है, मतलब टाइम और या पीरियड बताना है। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट बताना है। जो पत्र दिया गया है या संवाद पत्र या साहित्य दिया गया है उसमें क्या विषय वस्तु रही है उसको बताना है। ठीक है, सबसे पहला है वंग दर्शन। तो देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके संपादक थे। 1872 ईस्वी में इसका शुरू किया गया था, और इसमें विषय वस्तु क्या हुआ करती थी? इस प्रथम उन्नत पत्रिका में, यह एक उन्नत पत्रिका था, स्टार्टिंग का था, प्रथम था, में वेद पुराण उपनिषद आदि से संबंधित तत्वों को और कृषक समस्या तथा हिंदू मुस्लिम समस्या पर भी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। ठीक है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 ईस्वी में इस पत्रिका में विधवा विवाह, बहु विवाह आदि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को प्रेरणा देने वाली विषय वस्तु प्रकाशित होती थी। वामबोधिनी उमेश चंद्र दत्त द्वारा संपादित 1863 में बंगाली महिलाओं को शिक्षित व जागरूक करना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था। तो इसी से संबंधित आर्टिकल्स या विषय वस्तु इसमें छपा करते थे। नेक्स्ट है ग्रामावार्ता प्रकाशिका हरिनाथ मजुमदार द्वारा 1863 में। इस पत्रिका में साहित्य, दर्शन और विज्ञान से संबंधित तथा सामाजिक, राजनीतिक अन्याय और अविचार के विरुद्ध निबंध प्रकाशित होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं भी इसी में प्रकाशित होती थीं। लास्ट है हुतेम पेचा नक्शा काली प्रशन सिंह 1861 में। इस व्यंग रचना में, यह जो रचना थी व्यंगात्मक रचना थी, हुतेम पेचा नक्शा कई पार्ट में प्रकाशित हुए थे, किया गया था। इस व्यंग रचना में तत्कालीन कलकतिया समाज का चित्रण किया गया है। कलकत्ता के रहने वाले निवासियों के समाज का चित्रण किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मॉडल एक्टिविटी क्लास 10 पार्ट 1 इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10 पार्ट 1 मॉडल एक्टिविटी टास्क। यह क्वेश्चन घ नंबर ज़्यादा बड़ा है, लंबा भी है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेकर
कॉपी कर लीजिएगा और समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपका बहुत सारे क्वेश्चन समझ आते हैं। आप चाहें तो इस तरह से लंबा लंबा जैसे टेबल बना के दिया गया है क्वेश्चन में, उसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं ऐसे नहीं लिखना है, तो आप एक के नीचे एक लिख कर उतार सकते हैं। जैसे संथाल विद्रोह लिख लिए, उसके बाद समय काल लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, फिर अंचल लिखिएगा, नेतृत्व, फिर कारण और प्रभाव लिखकर आप उतार लीजिए तो भी होगा। टेबल बनाने में ज़्यादा लंबा जगह लग रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं पैराग्राफ वाइज नीचे नीचे लिख के। तो देखिए, संथाल 1855 से 56 तक कहाँ पर हुआ था, ये अंचल लिखा हुआ। नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे। चांद और भैरव, ये भी दोनों भाई थे। कालो प्रमाणिक, डोमन माझी। क्या कारण था, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और इसका क्या प्रभाव हुआ, यह प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, सही से समझिए। सिद्धू कान्हू और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर शांति स्थापित की और संथाल को उपजाति के रूप में मान्यता दी। यूरोपियन मिशनरी के अलावा अन्य का प्रवेश निषेध कर दिया गया, और जो मिशनरी थे वे धर्म का प्रचार करने लगे। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए सही से। 1899 से 1900, बिहार के छोटा नागपुर पठार, बिरसा मुंडा और गया मुंडा, ये दो इनके नेता थे। मेन बिरसा मुंडा ही थे। क्या कारण थे ये देख लीजिए। बेट बेगारी प्रथा के कारण लोगों का राजस्व चुकाने के लिए बिना मजदूरी के काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, तो कौन कौन से मिशनरी थे उनका नाम आप जान लीजिएगा, याद करके रखिएगा। लूथरान व एंग्लिकन मिशनरियां का मुंडा लोगों की ईसाई धर्म की दीक्षा देना, यह भी एक कारण था। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि उन लोगों का खुटकाठी व्यवस्था था, उस पर बाहरी आदमी लोग आघात करने लगे और नगद राजस्व देना पड़ता था इन लोगों को, यह कारण था। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देख लीजिए। या जब मुंडा विद्रोह हुआ उसके बाद में छोटा नागपुर प्रजा स्वत्व कानून पास किया गया 1908 में, और मुंडा लोगों की जो खूट काठी प्रथा थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया, और जो ज़मीन उनको ज़मीन से बेदखल करने का जो प्रथा तैयार हो गया था उसको रोक दिया गया, और बेगार प्रथा को भी निषेध कर दिया गया। बिरसा मुंडा के समर्थक उनको अपना भगवान मानकर पूजने लगे। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, पैराग्राफ करके भी लिख सकते हैं नीचे ऊपर करके, या फिर इस तरह से आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर तैयार कर लीजिए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरे को भी हेल्प कीजिए, दूसरे को भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बताइए ताकि उनको वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो भी मटेरियल्स हो मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर का अगले भाग को देखते हैं, जिसमें नील विद्रोह के बारे में दिया गया है। इसमें बताना है कि कब हुआ था, तो 1859 से 1860 तक कहाँ पर हुआ देख लीजिए। इसके नेता मेन है, ये याद कर लीजिएगा, विष्णुचरण विश्वास, दिगंबर विश्वास, महेश बंदोपाध्याय, रफीक मंडल, विश्वनाथ सरदार। ठीक है, कारण क्या थे देख लीजिए। दातनी प्रथा, नील तथा नील की खेती करने के लिए कृषकों को बाध्य करना, ये सब कारण थे। नीलहे साहबों और ज़मींदारों का अत्याचार व शोषण करना, उनको कम मूल्य देकर नील की खेती करवाना, ये सारे कारण थे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा वो देखिए। प्रभाव देखिए, नीलहे के अत्याचारों की खबर समाचार चंद्रिका और समाचार दर्पण में प्रकाशित होने लगा। तो जो भी शिक्षित समाज था वह इस आंदोलन को फोकस करने लगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आप जानते हैं किताब भी नील दर्पण भी छपी, उसका इंग्लिश अनुवाद भी हुआ। इस कारण से इस नील विद्रोह को काफ़ी फोकस किया गया था। विश्वनाथ सरदार को फांसी दे दी गई। फिर इस कारण से क्या हुआ, 110 कानून 1860 में पारित किया गया, और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते, उन्हें बाध्य न किया जाए, ऐसा बोला गया। आंदोलन के बारे में 1830 से 1831 तितुमुर, मैनुद्दीन, गुलाम मासूम, ये सब थे जो इस आंदोलन को लेके चले थे, बढ़ाए थे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। फिर दार उल इस्लाम की स्थापना करना इन लोगों का मेन टारगेट था।
फिर क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था देख लीजिए। जमींदार कृष्णदेव का विरोध करते हुए उनके घर पर धावा बोल दिया था 1830 में तीतुमीर और उनके 300 अनुयायियों को लेकर। तो इस कारण से यह विद्रोह फैलता चला गया। फिर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा ये देख लीजिए। इस आंदोलन के कारण से जो तीतुमीर के द्वारा हुआ उसको बंगाल में वारासात विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका दमन करने के लिए विलियम बेंटिक ने सैनिक अभियान चलाया। इसके कारण से तीतुमीर को जान से मार दिया गया और नाकेलवाड़ी का जो बांस का किला था उसको ध्वस्त कर दिया गया और इस तरह से वहाँ भी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा ताकि पता चले कि हमारे वीडियो में कुछ कमी है तो उसको हम लोग दूर करें नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी आंदोलन को देख रहे हैं 1820 से 1906 तक हुआ। कहाँ पर हुआ देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मौलवी हाजी शरीयतुल्लाह मोहम्मद मुहसिन, जिसको दुदू मियाँ या दुधू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, यह इनका बेटा था। और इनका बेटा अब्दुल गफूर या नुआ मियाँ जिनको बोला जाता था। जमींदारों और नीलकरों के अत्याचार के विरुद्ध कृषक आंदोलन यह था फराजी। और बंगाल में अंग्रेजी शासन को समाप्त कर वहाँ मुस्लिम राज्य की स्थापना करना इस फराजी आंदोलन का मेन मकसद था। क्या प्रभाव पड़ा इसका? दुदू मियाँ ने खजाना विरोधी, नील की खेती का विरोध और अंग्रेज सरकार के नियमों का विरोध किया। जमींदारों और नीलहों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया। उसके बाद में अंततः यह जो फराजी आंदोलन था वास्तव में उग्रवादी रूप से बाद में आया। पहले धार्मिक सुधार को लेके आगे बढ़ा था, फिर उग्रवादी हो गया, फिर लास्ट में फिर धार्मिक सुधार को लेके आगे बढ़ने लगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह का आपका एहसास रहा। इसके स्टडी पॉइंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।